इस टॉपिक पर अब वाइवा क्वेश्चन क्या आते हैं वो देख लेते हैं। बिफोर दैट देखिए नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम बिलिरुबिन it is 0.1 to 1 milligrams per deciliter. Okay, now viva questions. तो वाइवा क्वेश्चन में एक ही वाइवा क्वेश्चन वो पूछेंगे आपको, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइपर बिली रूबिनेमियाज। ओके, कब कब बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप के हाइपर बिलिरुबिनेमियाज होते हैं, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल्स कब कब होगा ब्लड में, वो होता है एक कंजेनाइटल बाय बर्थ होता है और एक होता है एक्वायर्ड। ओके, सो एक्वायर्ड की बात करूँ तो एक्वायर्ड में आता है पहला नियोनेटल जॉन्डिस। तो नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब क्या है कि इन ऑलमोस्ट ऑल न्यूबॉर्न्स, ठीक है, आफ्टर सेकेंड डे ऑफ लाइफ देर इज increased destruction of RBCs, okay, and their liver is immature. तो क्योंकि लिवर उनका इमेच्योर है और आरबीसीज तो एक्सेसिव रेट से वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो पूरा का पूरा लिवर तो कॉन्जुगेट कर नहीं पाएगा और इससे क्या होगा कि बच्चे के ब्लड में क्या होगा, बिलिरुबिन लेवल्स इंक्रीज करने लगेंगे। तो देयरफॉर क्या होता है, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन लेवल्स लगभग 8 to 12 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक पहुंच जाते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, हम उस बच्चे को हम क्या देते हैं, उस बच्चे को हम फोटोथेरेपी देते हैं टू ट्रीट फोटोथेरेपी। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोथेरेपी, या फिर हम नियोनेट्स को फोटोथेरेपी क्यों देते हैं। तो फोटोथेरेपी देते हैं, फोटोथेरेपी में क्या होता है, ब्लू लाइट ऑफ 400 to 500 नैनोमीटर रेंज में क्या करते हैं, बच्चे को हम रखते हैं, उस ब्लू लाइट की रेज उसको देते हैं। इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस देर इज फॉर्मेशन ऑफ soluble isomers, okay, of what, of bilirubin. So these get excreted easily without any conjugation and in need of conjugation. Okay, so this is the मैकेनिज्म बिहाइंड फोटोथेरेपी का ये रीज़न होता है। और किस में होता है, न्यूनेटल जॉन्डिस, मतलब बच्चों को दिया जाता है। इफ़ अनट्रीटेड, ठीक है, सो लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन दे रीच more than 20 milligrams per deciliter. Okay, so this will lead to what, lead to kernicterus. Now what is this kernicterus? Kernicterus is a condition in neonates in which increased blood bilirubin levels enters brain due to immature blood brain barrier. ओके, तो ये था कर्निक्टरस, जो कि नियोनेट्स में एक कंडीशन होती है जहाँ पर बिलिरुबिन ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है एंड दिस विल लीड टू डैमेज ऑफ ब्रेन. ओके, damages brain. Okay, so this was about kernicterus. तो फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ ली है किसमें, एक्वायर्ड हाइपर बिलिरुबिनेमिया में पहला होता है नियोनेटल जॉन्डिस. सेकंड, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड टॉपिक. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड. ओके, सो इन एक्वायर्ड secondly we will see breast milk jaundice. दैट मीन्स कि नियोनेट्स के अंदर मदर की
ब्रेस्ट मिल्क की वजह से उनमें कई बार जॉन्डिस देखने को मिल जाता है। वाई? बिकॉज रीज़न देखिए इसका, ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन derivative in maternal blood. What happens? It is excreted out with milk. Okay, this will enter the newborn ब्लड में गया, न्यूबॉर्न के ब्लड में ये एंटर किया, ईस्ट्रोजन एंटर किया। कौन एंटर किया? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, इसका रोल क्या होता है? इट बेसिकली इनहिबिट्स ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज सिस्टम। दैट मीन्स जो हमारा मेन पाथवे था ना कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम का, उसको वो इनहिबिट करता है। मतलब ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज क्या कर रहा था? इट वॉज बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करवा रहा था, बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन में हेल्प करवा रहा था। तो अगर ये ही इनहिबिट हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन वोंट बी पॉसिबल। और जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो क्या होगा? बिलिरुबिन बॉडी में अकुमुलेट होगा, वो बाहर रिलीज़ नहीं होगा, एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? उस बच्चे में जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ओके, दिस वाज द सेकेंड क्या? एक्वायर्ड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, सेकेंड टाइप का है। अच्छा, इसके अलावा होते हैं 3 और। इसके अलावा थर्ड देखिए, थर्ड होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। फोर्थ होता है हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। फिफ्थ इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ओके ओके, one thing remember, see here, this was our obstructive jaundice है ना। so here you must remember कि यहाँ पर क्योंकि फ्लो पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, तो जो बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हुआ बिलिरुबिन है लिवर के अंदर, वो बेसिकली अब इलियम एंड कोलॉन तक पहुँच नहीं पाएगा। ओके, इट वोंट बी एबल टू रीच इलियम एंड कोलॉन। सो ड्यू टू दिस what happens? There is no conversion of conjugated bilirubin to stercobilinogen. Okay, to stercobilinogen. Why? Because क्योंकि there is no activity of what? There is no activity of bacterial enzyme present in इलियम एंड कोलॉन। ओके, तो इसका मतलब क्या रहेगा? आपको केस में दिया हुआ रहेगा दैट सर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन बोथ आर व्हाट? बोथ आर एब्सेंट। ओके, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि केस के अंदर आपको दिया रहेगा कि स्टर्कोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन जो है वो एब्सेंट है। दैट मीन्स आपका फीसेस का कलर कैसा रहेगा? क्ले कलर्ड फीसेस रहेंगी। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपके केस में दिया रहेगा, अगर वो केस रहेगा किसका? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का। ओके, वेर एज हिपैटोसेलुलर में कलर प्रेजेंट रहेगा। ओके, यहाँ पर कलर प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर भी कलर प्रेजेंट रहेगा। ओके, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू नोट। तो हमने क्या कर लिया? हमने एक्वायर्ड हाइपरबिलिरुबिनेमिया की बात कर ली है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ओके, सी हियर, कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमियाज। इसके ऊपर वो ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं भी पूछेंगे एग्जामिनर, तो एटलीस्ट आपको उनके नाम तो ज़रूरी पूछेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए आपने नाम बता दिया तो थोड़ा सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आपको जानकारी है भी या नहीं है। तो इसमें देखिए 4 होते हैं कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया में। पहला है क्रिगलर नजार सिंड्रोम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस बहुत ही फेमस ये सिंड्रोम है।
बार बार आपको ये पूछा जाएगा, एग्जामिनर डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्रिगलर नजर सिंड्रोम, तो आप उनको बताएंगे कि इट इज़ अ कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया. ओके, सो क्रिगलर नजर सिंड्रोम. सेकेंडली देर इज गिलबर्ट syndrome. Third is Dubin-Johnson syndrome. Okay, then fourth is Rotor syndrome. तो 4 जो है हमारे पास क्या है, कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनेमियाज हैं. नाउ सी व्हाट इज क्रिगलर नजर सिंड्रोम. उसका मेन होता क्या है उसमें, है ना. देखिए मैं इसको यहाँ पर बता रही हूँ. सी क्रिगलर नजार सिंड्रोम, ओके, क्रिगलर नजार सिंड्रोम. इट इज़ ऑफ 2 types, type 1 and there is type 2. ओके, मेन डिफेक्ट क्या होता है यहाँ पर, मेन डिफेक्ट इज इन द कॉन्जुगेशन. मेन डिफेक्ट इज इन कॉन्जुगेशन. बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन में यहाँ पर मेन डिफेक्ट होता है. तो टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम. पाथवे में हमने पढ़ा था ना, यही तो एंजाइम था जिसकी वजह से हम ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड कर रहे थे बिलिरुबिन में और हमने उसको कॉन्जुगेट करवाया था. तो इसका अगर कंप्लीट डेफिशिएंसी होने का मतलब क्या है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 जो 2 जगह हमने इस एंजाइम को इस्तेमाल किया था ना, दोनों जगह पर ये एब्सेंट रहेगा. डेफिशिएंसी बोलो या फिर बोल दो एब्सेंस. ओके, सो इससे क्या होगा, देयर इज़ नो कॉन्जुगेशन. तो क्या होगा, ये फैटल होता है, फैटल टू लाइफ. ओके, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स जो होती है ना, दे आर मोर देन 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर. तो इसका मतलब क्या है कि नियोनेट में कर्निक्टेरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, नाउ सेकेंड था हमारे पास टाइप 2. टाइप 2 में डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम. कौन सी स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, है ना, सेकेंड स्टेप में या फिर किसी भी एक स्टेप में ये एब्सेंट है. ठीक है, सेकेंड स्टेप में मेरे लिए एब्सेंट रहेगा जहाँ पर मोनोग्लूकोरोनाइड से डाइग्लूकोरोनाइड नहीं बन पाएगा. एंड फिर से क्या होगा, देयर इज़ व्हाट, पार्शियल कॉन्जुगेशन हुआ रहेगा. इसका मतलब क्या है, इट इज़ माइल्डर. ओके, कैन बी ट्रीटेड बाय यूज़ ऑफ बार्बिचुरेट्स ड्रग्स होते हैं. ओके, बार्बिचुरेट्स. तो बार्बिचुरेट्स ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिकली इनका काम यही होता है कि दे प्रमोट हीम सिंथेसिस. ये हीम सिंथेसिस को प्रमोट करेंगे. इसका मतलब क्या कि हीम को कैटाबोलाइज नहीं होने देंगे. इसका मतलब कि लेस नंबर ऑफ बिलिरुबिन प्रोड्यूस ही कम करेगा. बिलिरुबिन प्रोड्यूस ही कम होगा तो जिसके वजह से बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो ये बार्बिचुरेट से ठीक हो सकता है ये टाइप 2 केस. लेकिन टाइप 1 केस क्या है, टाइप 1 केस इज़ फैटल. इट इज़ फैटल टू लाइफ. ओके, इट इज़ फैटल टू लाइफ. नाउ सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पे दूसरा क्या था हमारे पास, सेकेंड वॉज गिलबर्ट सिंड्रोम. ओके, गिलबर्ट सिंड्रोम. देखिए यहाँ पर गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि हियर देर इज म्यूटेशन ऑफ इन प्रमोटर region of UGT1 gene. Now what is this UGT1 gene? UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम का जो जीन है ना उसमें म्यूटेशन हो गया है. ओके, उसमें म्यूटेशन हो गया है. ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स, इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन लेवल्स दे विल राइज अप टू 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. मतलब क्या, कर्निक्टेरस तो यहाँ पर नहीं होगा. इट इज़ ऑल्सो एसिम्टोमेटिक. ये एसिम्टोमेटिक होता है
माइल्ड जॉन्डिस इज प्रेजेंट, माइल्ड जॉन्डिस इज प्रेजेंट। ओके, नाउ ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट है अवॉइड स्टारवेशन। मतलब जो भी इंसान की बॉडी में ऐसा है, मतलब ही इज़ रिलेटेड टू गिलबर्ट सिंड्रोम, तो उसको स्टारवेशन, स्टार्व नहीं करना है उसको, है ना, समय समय पर उसको अपना डाइट लेते रहना है। तो अवॉइड स्टारवेशन एंड स्ट्रेस। ओके, तो दिस इज द ट्रीटमेंट ओवर हियर। देन थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, it is an autosomal recessive syndrome। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है ड्यूबिन जॉनसन में? देर इज डिफेक्ट इन एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स। ठीक है, तो बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन तो हो रहा है बट एक्सक्रीड आउट बॉडी से नहीं हो पा रहा है, एंड दिस ड्यू टू दिस क्या हो रहा है? देर इज एन अकोमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन बॉडी। दिस कॉन्जुगेटेड bilirubin gets accumulated in liver। ओके, इट गेट्स accumulated in liver, और जब वो लिवर में accumulate होगा तो such a liver will be called as black liver। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्लैक लिवर जॉन्डिस। ठीक है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। ब्लैक लिवर जॉन्डिस है, ये किस में होता है? ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्जुगेशन तो हो रहा है बट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो अकोमुलेट कर रहा है लिवर के अंदर, एंड इट इज़ गिविंग राइज टू ब्लैक लिवर जॉन्डिस। फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम में क्या है? डिफेक्टिव, यहाँ पर भी सेम होता है, डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, जिसकी वजह से अकोमुलेशन होगा, बट देर इज नो स्टेनिंग ऑफ लिवर। मतलब इसमें ब्लैक लिवर जॉन्डिस नहीं बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर इट इज़ जस्ट कि यहाँ पर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन पुअर हो रहा है, एंड वेर एज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि लिवर में अकुमुलेट होने लगता है वो बिलिरुबिन, एंड इससे ब्लैक लिवर जॉन्डिस, मतलब लिवर जो रहेगा वो ब्लैक स्टेन देगा। ओके, तो दिस इज़ द थिंग। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वाइवा क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। इससे ज़्यादा और कुछ इस टॉपिक में पूछने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया है तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स और एग्जामिनर के क्वेश्चंस आप सब अच्छे से फेस कर पाओगे, उनको बता पाओगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सारे वाइवा क्वेश्चंस बता दिए हैं मैंने आपको। रिमेंबर वन थिंग कि केस जो रहेगा, केस आउट ऑफ द 3, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, तीनों में से कोई भी केस आ सकता है। आपको देखना क्या है? वहाँ पर वैल्यूज़ देखने हैं, एंजाइम के वैल्यूज़ देखना है, प्रेजेंस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखना है। ध्यान रखो कि एक और बात यहाँ पर देखिए, ये था हमारा यहाँ पर मैंने क्या कहा? हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो है यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स ओके रहेंगी। हिपैटोसेलुलर में क्या होता है? हिपैटोसेलुलर में इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड एंड इंक्रीज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ओके, दोनों ही बिलिरुबिन बढ़े रहेंगे यहाँ पर। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो ये भी केस में दिया हो सकता है कि देयर इज एन इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जैसे ही दिया हुआ है अगर केस में, तो समझ जाना है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर दिया हुआ है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए हैं तो दैट मीन्स इट इज़ हीमोलाइटिक जॉन्डिस। एंड अगर दोनों ही बढ़े हुए रहेंगे, फॉर सपोज उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अनकॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ही इंक्रीज है, तो आपको समझ लेना है कि वो हिपैटिक जॉन्डिस या फिर हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस है। ओके, ऑल्सो
अच्छा, टेस्ट कौन सी करनी है हमें? तो टेस्ट परफॉर्म करनी है। जैसे हमें समझ में आया कि ये बिलिरुबिन वाला केस है, तो टेस्ट कौन सा एस्टिमेशन करेंगे आप? जेनड्रासिक एंड ग्रॉफ्स मेथड से आप एस्टिमेट करोगे बिलिरुबिन लेवल्स। इस मेथड की प्रिंसिपल क्या होती है, मेथड कैसा होता है, कितने टाइम तक इसको हमें इंक्यूबेट करना है, ओडीज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में पढ़ेंगे। उसको आपको वहाँ पर अच्छे से पता चलेगा, है ना। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको आ जाएगा आसानी से। टेंशन किसका लेना था? इस केस का टेंशन लेना था और वाइवा क्वेश्चंस का टेंशन लेना था, जो कि वो भी आपका टेंशन अब ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर ली हैं। विद दिस आई कंप्लीट दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट इसलिए कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा बताया हुआ, समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। या फिर सेकेंडली कि मुझे और कुछ इनपुट देना है मेरे वीडियोस में, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड एस्टिमेशन का। ब्लड के अंदर कैसे हम यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं। इन द सेंस केस डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको केस समझना है और वो समझ करके आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर यूरिक एसिड एस्टिमेट करना है। साथ ही हम बात करेंगे उसके वाइवा क्वेश्चंस की। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।